सर मेरा एक सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हो रहे विकास पर मीडिया में बीजेपी की वजह से जानबूझकर चर्चा नहीं हो रही है। क्या सच में इतना विकास हो रहा है हमारे बिहार में? देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा समय इस बात पर लगाते हैं कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन स्वराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासन काल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के शासन काल में यहाँ के लोगों को सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया, यही उनका दावा है। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बिजली बन गई, बिहार में कुछ विकास हो गया, सामाजिक न्याय संग विकास का उनका नारा को सही मान लिया जाए। लेकिन अगर इन सारे लोगों के दावों को, उनके काम को आप सही मान भी लीजिएगा, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे लोगों की बात को सही मान भी लें तो भी हम लोग बिहार देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। हमने तो कैमरे पर कहा कि तेजस्वी यादव जी अपने और अपने सलाहकारों के साथ बैठ जाएं, 10-15 दिन की तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद, सीखने समझने पढ़ने लिखने के बाद आकर कैमरे पर खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव कैमरे पर बता दें कि जीडीपी क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर, उन्हीं का झंडा लेकर, उन्हीं को नेता मानकर घूमूंगा। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है, भैया स्टेट का जीडीपी क्या होता है, जिस आदमी को पता ही नहीं है, उस पर विकास, वो आदमी विकास पर टीका टिप्पणी कर रहा है और उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए तो इस दुर्दशा में हम लोग हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप अभी पूरा बिहार लगभग 16 महीना से घूम रहे हैं। आपको बिहार में गरीबी के स्तर पे आपने क्या क्या चीज को देखा है अलग अलग जिलों में? पहली बात तो हम अभी पूरा बिहार नहीं घूमे, करीब आधा बिहार घूमे हैं। बिहार में गरीबी, बदहाली का जो आलम है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको गांव में पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ये तो आंकड़ों में भी बैठकर, दिल्ली पटना में बैठकर, या आप बखरी में अपने पंचायत बेगूसराय में बैठ के भी बता सकते हैं कि कितने लोग गरीब हैं। पदयात्रा गरीबी को देखने के लिए नहीं है, गरीबी के पहलुओं को समझने के लिए कि लोग इतनी गरीबी में जी कैसे रहे हैं, इस गरीबी का कारण क्या है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन यहाँ लोगों को मिलता है, तो पदयात्रा के दौर ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, तो आपको आंकड़ों में दिखेगा। इसके लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। गांव में जाकर लोगों से मिलने की जरूरत इस बात के लिए है कि वो व्यक्ति जो 400 रुपए पर अपना जीवन बिता रहा है, वो आखिर अपना जीवन बिताता कैसे है, उसके जीवन की समस्याएं क्या हैं, वो कैसे इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में अपने लिए कपड़े का भी जुगाड़ करता है, अपने लिए घर का भी जुगाड़ करता है, खाता कैसे। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा, तब तक यही पूछते रहिएगा गरीबी क्या दिखा रहे। भाई, गरीबी देखने के लिए आपको गांव में थोड़ी जाना है, उनके पहलुओं को, उसके नुआंस को समझने के लिए पदयात्रा करनी है कि ये लोग, इनका कैरेक्टर, इनकी पृष्ठभूमि, इनका जीवन, इनकी सोच क्या है, जो 400 रुपया में अपना जीवन बिता रहा है।
सर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, फिर भी लोग प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। अस्पताल खुल रहे हैं, फिर भी लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। तो सरकार का कहाँ गया इन नीति? मेरे भाई, पहली बात तो आप लोग पत्रकार हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना सीखिए। आपने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सिरे से ये बात गलत है। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, पिछले दौर में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का दावा सरकार ने किया। आप सच्चाई समझ लीजिए, आधे से ज्यादा शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हुई है। वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, पहले भी पढ़ा रहे थे, अब उनके सर्विस का कंडीशन बदल गया। वो अब नियोजित शिक्षक नहीं है, राज्य कर्मी है। वो नए शिक्षक नहीं है, उससे शिक्षकों की संख्या जमीन पर नहीं बढ़ी है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत बहाली हो गई, ये बात सिरे से गलत है। जो टोटल बिहार में शिक्षकों की अभी जरूरत है, वो करीब 9.5 लाख शिक्षकों की बिहार में जरूरत है। और बिहार में कुल सभी श्रेणी के शिक्षकों की संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो करीब 4 लाख शिक्षक यहाँ है, गेस्ट शिक्षकों को इंक्लूड करके। तो आधे से ज्यादा शिक्षक के पद तो हमेशा खाली रहेंगे, सरकार चाहे जो भी दावा कर ले। दूसरी बात है शिक्षकों की गुणवत्ता का। तीसरी बात है कि अगर शिक्षक काबिल हैं भी तो उनको पढ़ाने के लिए जो सुविधा दी जा रही है, जो जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उससे शिक्षा का स्तर भी असर करता है। ये जो आप लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में विद्यालय में खिचड़ी बंटने लगा इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। कुछ लोग कहता है कि शिक्षक नहीं है इसलिए खराब हो गई। कुछ लोग बताता है कि नियोजित शिक्षक की गुणवत्ता खराब है इसलिए खराब हो गई। इन सारी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर बिहार में खिचड़ी बांटने से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 8वीं क्लास के ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पर शिक्षा का स्थिति तो बड़ा अच्छा होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता से ही शिक्षा की स्थिति खराब है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज, एमएस कॉलेज बेतिया, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो हर चीज को बिहार में मुसीबत ये है कि यहाँ पर जो जितना बड़ा मूर्ख है वो वही यहाँ का समाज का अगुआ बन गया है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसको आप लोग नेता बता देते हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि पिछले 25-30 सालों में सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज भी, सिर्फ सरकार नहीं, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं शिक्षा है ही नहीं। सरकार जो गलती कर रही है वो तो कर ही रही है। समाज में भी ऐसी धारणा बन गई है कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, पढ़ लिख के भी तो नौकरी मिलेगा नहीं, तो अच्छा है अपना खा पी के जाके 15 साल में मजदूरी करो, कम से कम कुछ पैसा तो कमा लेगा। सरकार और समाज दोनों के लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं है। लोगों के नजर में भी और सरकार के नजर में भी विद्यालय जो है ये सरकारी संसाधनों का खिचड़ी, साइकिल, पोशाक बांटने का सेंटर है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार को आप एक पंक्ति में समझिए, सरकारी विद्यालय खिचड़ी बांटने का केंद्र है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का केंद्र है। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रहा है। आपके बच्चे भी जब कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने तो आप भी यही सोच रहे हैं कि 3 वर्ष में डिग्री ले ले और बस निकल ले, कोई पढ़ाई की चिंता नहीं। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, कोई भी सरकार आ जाए। और ये समता मूलक ये हुआ इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव में, हर पंचायत में विद्यालयों के नाम पर कोई भवन बना दिए गए। शिक्षा की चिंता नहीं है तो हुआ ये कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया गया। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उस पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। वो खिचड़ी बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, उनको पोशाक मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रही है। उसी तरह जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला सब काम कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा, बाकी सब काम कर रहा है। जब तक उस मूल चीज को आप नहीं एड्रेस कीजिएगा तो शिक्षक अगर आप 50,000 ज्यादा बहाल कर भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, आप जो बोले हैं सर